तो जोड़े रहे जो राज, वो जो आपका शो था वो कैसे मिला आपको? जोड़े रहे जो राज के लिए ना उस दौरान ना मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया था। यहाँ मेरा मास्टर्स कंप्लीट होना और यहाँ पर ऐसा एक न्यूज़ आया था कि यार एक गुजराती लीड एक्टर के लिए ना ऑडिशन चल रहे हैं। मैंने बोला चलो ऑडिशन दे के आते हैं। तो अपने हैट्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे प्रोडक्शन के साथ भी काम किया है, तो कितने टोटल शोज़ किए आपने? मैंने 4 शो किए, 4 डेली शो, जिसमें से 2 गुजराती हैं और 2 हिंदी शो हैं। आपने इतने सारे अभी डेली सोप्स किए हैं, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है आपका। लेकिन जब कोई इंडस्ट्री में आना चाहता है ना, तो एक एटीट्यूड के साथ काफ़ी लोग आते हैं कि मुझे स्टार बनना है, सीरियल वीरियल तो नहीं करना है, मुझे बड़े पर्दे पे आना है। आपका ऐसा कोई इंस्पिरेशन रहा है कि यार शाहरुख खान जैसा बनना है, या ऐसे कोई एक्टर जिसको आप देख के आपको है कि यार ऐसा करना है? मेरे ना मतलब 2 बेस्ट ओजीज हैं, मनोज बाजपेयी, जो मतलब जिनको कौन नहीं जानता है, उनको सब जानते हैं और एक्टिंग के बेताज बादशाह है, और के मेनन। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ 4 PM बॉलीवुड, और मैं हूं आपकी होस्ट हर्षिता। हर एपिसोड में मैं लेकर आती हूं एक नया सेलिब्रिटी। आज मेरे साथ कोई ऐसा है जो अहमदाबाद से आए हैं और मुंबई में काम भी कर रहे हैं, और एक अभिनेत्री भी है जिन्होंने एक नहीं बल्कि 5 टाइटल्स जीते हैं। तो उन्हीं की जुबानी सुनते हैं उनकी जर्नी। वेलकम ऑन द शो मीत जोशी। हेलो, थैंक यू सो मच पहले तो इनविटेशन के लिए, और इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हाय, कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? एंड अब आपकी ज़ुबानी हम सुनते हैं कि गुजरात से बॉम्बे कैसे आना हुआ। गुजरात से बॉम्बे की सफ़र पूरी अलग है। गुजरात में सोचा था कि हम पहले गुजरात में अपना करियर बनाएंगे, लेकिन सब लोग जानते हैं कि मुंबई एक ऐसा सपनों का शहर है, एक कला का शहर है, जहाँ पर सारी कलाएं बिकती हैं और सारी कलाएं लोग देखते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो अपना भी हुनर हम मुंबई में अपनाते हैं, तो देखते हैं। तो बस इसी दौरान हम मुंबई आ गए। बात करते हैं हुनर की, तो आपको पता कैसे चला कि आप में ये हुनर है? क्योंकि ग्रेजुएशन करते वक्त आपने एक गुजराती शो भी किया था साइमल्टेनियसली। तो ये हुनर को आपने कब पहचाना? बेसिकली जब मैं छोटा था, बचपन में मैं स्कूल में था, तो स्कूल में यूजुअली वो लोग प्ले करते हैं जो एनुअल डे पर किया जाता था। तो तब ना मुझे बहुत ऐसे शौक़ हुआ करता था कि मैं ऐसे कुछ रोल करूं। तो रोल करते करते ना एक बार टीचर ने बोला कि यार आपका बेटा तो बहुत अच्छा रोल करता है, आपको तो इसमें बनना चाहिए। तो मैंने एक बार थॉट लिया कि यार एक बार इसमें ट्राई करना चाहिए कि नहीं। पर यूजुअली पापा ने उस वक्त मुझे सपोर्ट नहीं किया था, मतलब पापा ने सपोर्ट किया था, पर पापा ने ऐसा नहीं बोला था कि तुम ये करना। तो स्टडी ख़त्म हुई, 10th के बाद ऐसे ही एक पेपर में न्यूज़ आती है कि भाई एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर हम आपको एक्टिंग सिखाते हैं। अब अहमदाबाद में इंस्टीट्यूट भी बहुत है, कॉलेजेस भी बहुत हैं। तो ऐसा था कि यार चलो एक बार इंस्टीट्यूट में जाके आते हैं, एक बार कॉलेजेस में भी देख के आते हैं। तो 10th ख़त्म हुआ, पापा ने न्यूज़पेपर ओपन किया, पापा ने ऐसे ही रैंडमली पूछा करेगा? मैंने बोला हाँ करूँगा ना, क्यों नहीं। तो मैं गया, हम लोग ने सर्वे किया। सर्वे करने के बाद हमें पता चला, तब GC करके अहमदाबाद में गुजरात कॉलेज करके कॉलेज हैं, जहाँ पर उन्होंने प्रिंसिपल ने ये कहा था कि अगर आप ये करना चाहते हो तो आपको स्टडी छोड़नी पड़ेगी, 11th और 12th छोड़ना पड़ेगा। या तो आप 11th 12th करो, या तो आप ये कॉलेज करो। तो मेरे पापा उस वक्त ऐसा बोल रहे थे कि नहीं, 2 साल बाद अपने करेंगे। तभी पैरेलली ना एक इंस्टीट्यूट हमको देखने को मिली, तो मैंने बोला चलो एक बार देखते हैं। लकीली मैं जिस दिन गया, उस दिन वो लोग एक शूट कर रहे थे। शाहरुख खान का एक डायलॉग था जिसमें वो साड़ी पकड़ के काजोल और माधुरी का सीन था। तो आई वॉज लाइक कि मुझे एक ऑडिशन के तौर पे एक स्क्रिप्ट दी गई थी। बोले हाँ ये डायलॉग्स तो मुझे तो याद रहते हैं, मैं तो कर लूँगा। मैंने देखा डायलॉग, हाँ हो गया याद, ओके डन। फिर उन्होंने बुलाया कि चलो कैमरा के सामने एक बार प्रैक्टिस कर दे कि तुम्हारा कैसा आता है। मैं कैमरा के सामने आया, अब साथ में लड़की भी थी। अब पहले मुझे लड़की का ऐसा फियर था, मतलब मैं लड़की के इतने करीब नहीं रहता, लड़की से मैं इतनी बात नहीं करता कभी नहीं। मतलब मुझे ऐसा था कि यार लड़कियों से दूर रहो, जितना दूर रहोगे उतना अच्छा है, जो हालांकि अभी चल रहा है। अभी तो बहुत चल रहा है। तो उस दौर पे मेरा ऐसा था कि यार नहीं,
मुझे दूर ही रहना है। और फिर उस हिसाब से पता चला कि यार नहीं, अभी तो बोलना पड़ेगा डायलॉग। ओके, तो एक मिड शॉट था। मिड शॉट के वक्त ना मैं तकरीबन इतनी स्पेस पे था, लड़की इधर थी लड़का इधर था। तो वहाँ पर डीओपी ने बोला कि और क्लोज क्लोज करके ना इतना क्लोज मुझे बुलाया। और मैं वहाँ पर जितनी भी मैंने लाइंस पढ़ी थी मैं वो सब भूल गया। जितने मतलब मुझे इतने पसीने आ गए थे, इतने पसीने, मैं मतलब बोल ही नहीं पा रहा था कि यार मैं क्या बोलूँ। तो बोले डायलॉग्स तो याद हो गए थे। हाँ हो गए थे, लेकिन वो नर्वसनेस, वो जो सब कुछ इकट्ठा हो गया था, मैंने बोला यार नहीं। तब उन्होंने बताया कि अगर इस इंडस्ट्री में आपको रहना है तो शर्म छोड़नी पड़ेगी। तो धीरे 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 ग्रेजुअली मतलब वो इंस्टीट्यूट में मैं सीखा। वहाँ से पता चला कि हाँ हमें थोड़ी शर्म जाने देनी चाहिए। तो ऑब्वियसली वहाँ से मैंने लड़कियों से बातें करना शुरू किया। वहाँ से मैंने इंटरेक्ट किया कि नहीं यार ऐसा भी हम कर सकते हैं ऐसे। तो वो दौर शुरू हो गया। उसके बाद रही बात कॉलेज की, तो अब मेरा गोल फिक्स हो चुका था कि कुछ भी हो जाए मुझे इसी में ही आगे बढ़ना है। तो उस दौर में ना हमारा ऐसा था कि 4 सेमेस्टर होते थे, 11th और 12th ना 4 सेमेस्टर। पहला सेमेस्टर जिसमें सिर्फ MCQ, दूसरा सेमेस्टर जिसमें रिटर्न होता, थर्ड और फोर्थ सिमिलर रहता कि MCQ और रिटर्न। और उन चारों का टोटल हमारा 132 स्कोर होना चाहिए था। तो 11th में बहुत मेहनत करके ऐसा पढ़ के मैंने 120 130 के करीब अपना स्कोर कर दिया था। मैं 12th में ना स्कूल गया ना ट्यूशन गया। तो वहाँ पे पूछा कि यार तुमको पास होने के लिए, तुम्हें यहाँ पर एडमिशन के लिए कितना क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं, 12th पास होना चाहिए। मैंने ओके हो गया पास मुझे कोई इशू है ही नहीं। तो थर्ड और फोर्थ में मैंने अपना सेमेस्टर ख़त्म किया। जैसे ही 12th का रिज़ल्ट आया, नेक्स्ट डे मैं गया कॉलेज। मैंने बोला यार कॉलेज में मुझे बैचलर डिग्री परफॉर्मिंग आर्ट्स में, मैं JG कॉलेज गया। वहाँ पर जाके मैंने सर को बोला कि यार मुझे इसी में ही आगे बढ़ना है। तब वहाँ पर अपना फॉर्म फिलअप किया। हालांकि ये सारी चीज़ें मेरी मॉम को पता ही नहीं थी। वाह। ये हम लोग ने, मैं और पापा ऐसे गए और सीक्रेटली, इवन मेरी बहन भी नहीं जानती थी। मैं और पापा ऐसे रैंडमली चले गए थे और एडमिशन लेके आ गए। लेने के बाद मैंने मम्मी को बोला, मम्मी बोले तुझे शर्म आती है, तू पढ़ता नहीं है, ये वो फलाना ढिमकाना। मैंने बोला अरे यार शांति, मेरे को इसमें भी देखना है। तो पूरी स्कूल में साइंस के दौरान मैंने साइंस लिया था। अब साइंस में ऐसा है कि B ग्रुप मतलब बायोलॉजी, A ग्रुप जिसके अंदर आर्ट्स भी आता है और साथ में तुम अपना ये कर भी सकते हो स्टडी मैथ्स और ये सब। आई वॉज लाइक ओके फाइन, A+B। पूरी स्कूल में मैं अकेला बंदा था जिसने साइंस में A+B ग्रुप लिया था, दोनों ग्रुप लिए थे। और मतलब मैं, सब लोग जब जाते थे ना, बायोलॉजी की क्लास है तो मैथ्स वाले फ्री रहते, मैथ्स वालों की क्लास होती तो बायोलॉजी वाले फ्री रहते, तो मैं दोनों में बैठता। और मैं ना मतलब ऐसे लोगों को जाते हुए देख रहा हूँ, अरे यार ये लोग जा रहे हैं पर क्या करें, हम तो A+B वाले हैं। तो मैं बैठा। तो पूरी स्कूल में मैं ऐसे ही फेमस हो गया था कि A+B वाला बच्चा आया है, A+B वाला बच्चा आया है। तो वहाँ पर मेरे एक फ्रेंड ने पूछा तूने A+B क्यों लिया है? मैंने बोला मुझे एक्टर बनना है। और एक्टर बनने के लिए ना मैंने देखा है कि हम A ग्रुप भी लेते हैं ना तो उसमें आर्ट्स भी आता है, तो हम उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। बोले ठीक है। फिर A+B लिया, पास हो गया, कॉलेज गया, कॉलेज में एडमिशन मिल गया। वहाँ पर फर्स्ट डे यूजुअली ऐसा हुआ था कि मतलब एक सत्यनारायण की कथा रखी गई थी। वहाँ पर हमें दिखाया गया था कि अच्छा बहुत सारे बच्चे हैं कॉलेज में जो थिएटर, प्रॉपर थिएटर क्या होता है, लाइट्स क्या होती है, म्यूज़िक क्या होता है, तो मैं स्टेज पे कैसे खड़े रहना है, कैसे अपने आप को बताना है, प्रेजेंट करना है, ये सारी चीज़ें हमें सिखाई जा रही थी। पहला दिन मैं बोला यार क्या करेंगे। पहले दिन पे वहीं पर भी मैम थे हमारे, शिल्पा ठाकर करके, उन्होंने मुझे बोला कि शर्म छोड़ो, वो नहीं छूट रही थी वहाँ पर। तो उन्होंने बोला बेशर्म बनो, जितना हो सके उतना बेशर्म बनो। धीरे 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 ग्रेजुअली वो शर्म छोड़ी, क्योंकि वहाँ पर हम प्लेस डायरेक्ट भी करते, वहाँ पर हम प्लेस खुद परफॉर्म भी करते एज एन एक्टर। थिएटर के लिए लाइट्स, म्यूज़िक, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती है। तो उस दौर पे हम लोग ने सीखा और फिर वहाँ से धीरे 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 जो इंटरेस्ट था वो डबल होता गया।
थिएटर के परफॉर्मेंस देखे, प्लेस देखे, और उसी के दौर पर मैंने प्लेस पढ़ना शुरू किया। एनएसडी में जितने भी प्लेस होते थे, ये जितने भी प्लेस बाहर कमर्शियल प्लेस होते थे, एक्सपेरिमेंटल प्लेस होते थे, वो सारे देखने शुरू किए। और वहाँ से फिर मैंने बोला नहीं यार, अब तो यही करेंगे। वो बोलते हैं ना, मजबूरी में शुरू किया था, लेकिन अब मज़ा आ रहा है। तो ये वैसी चीज़ थी, तो बस ऐसा है। तो जोड़े रहे जो राज, वो जो आपका शो था, वो कैसे मिला आपको? जोड़े रहे जो राज के लिए ना, उस दौरान ना मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया था। यहाँ मेरा मास्टर्स कंप्लीट होना, और यहाँ पर ऐसा एक न्यूज़ आया था कि यार एक गुजराती लीड एक्टर के लिए ना ऑडिशन चल रहे हैं। मैंने बोला चलो ऑडिशन दे के आते हैं। तो हमारी कॉलेज में से मैं और मेरे कुछ दोस्त थे, तो हम सब लोग गए ऑडिशन के लिए, मस्त ऐसे सूट वूट पहन के। और ऑडिशन के लिए ओपन ऑडिशन था, लाइक ऐसा होता है ना कि सब लोग यहाँ पर सारे के सारे आर्टिस्ट बैठे हुए हैं और उन सब के सामने आपको परफॉर्म करना है। मैंने बोला चलो, 2 साल 3 साल जो हमने मेहनत की है, आज इधर आजमाते हैं। मैंने बोला चलो ठीक है। वहाँ पर किया। वहाँ पर जो राइटर थे उनको हमारा परफॉर्मेंस बहुत पसंद आया था, मैं खुश हो गया। तो उन्होंने मेरे को बोला एक और टेक करते हैं। लेकिन फिर वो हम लोग अंदर गए जहाँ पर मेन डायरेक्टर, राइटर और चैनल बैठी थी। तो आई वॉज लाइक चलो ठीक है। वहाँ पर मैंने परफॉर्म किया, पर बोलते हैं ना, पहला जो परफॉर्मेंस था वो पहला रहता है। उसके बाद सेकंड परफॉर्मेंस में वो फंबल, वो नर्वसनेस कि यार इतने सारे लोग बैठे हैं, मैं कैसे परफॉर्म करूँगा, और वो उसमें मैंने अपना फंबल देना शुरू किया। तो जहाँ पर एक टाइम था कि जहाँ पर मुझे बताया गया कि यार तूने बहुत अच्छा किया, सबसे बेटर किया, और फिर कट टू दूसरा देखते तो यार तूने ऐसी उम्मीद, मतलब वो बोलते हैं ना कि यार पानी फेर दिया। तो मैं उस टाइम पे बहुत नर्वस हो गया। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि यार मुझे ऐसी कोई सीरियल मिलेगी, ऐसा कुछ मैंने छोड़ दिया। फिर कट्टू ऐसे मैं बैठता हूँ मम्मी पापा के साथ, ऐसे मैं बातें करता हूँ, तो वहाँ पे मुझे ना एक फ़ोन आता है कि यार ऐसा हम लोग सोच रहे हैं तुम्हें कास्ट करने के लिए, तो करोगे? मैंने बोला हाँ करेंगे। तो उन्होंने बोला बजट इतना रहेगा। मैंने बोला चलेगा बजट नहीं मिलेगा तो भी चलेगा। वो होता है ना एक पहला एक्टर का कि यार कुछ भी हो जाए, मुझे स्क्रीन चाहिए, मुझे वहाँ पर पहुँचना है जहाँ पर लोग बचपन से वो सपना देखते हैं, जहाँ पर आपके फैमिली मेम्बर्स भी वो चीज़ें देखते हैं, कलर्स गुजराती। तो मैंने बोला कि हाँ कुछ भी हो जाए मैं करूँगा। तब उन्होंने बोला ठीक है, हीरोइन के ब्रदर का रोल है और ये इतने दिन का रहेगा और नेगेटिव। मैंने बोला वाह, और मेरी नानी इसके खिलाफ थी, बोला नेगेटिव क्यों करता है, पॉजिटिव करना। और वो होता है ना दादा दादियों का कैसा होता है कि यार नहीं यार नेगेटिव नहीं करते, नहीं मत कर। मैंने बोला नहीं यार कुछ भी हो, ऐसा नहीं होता। हाँ रोल होता है। तो मैंने बोला ठीक है। फिर वो जर्नी मेरी शुरू हुई। जो पहला एक्सपीरियंस था, ओ भाई साहब बहुत मस्त, बहुत अमेजिंग। वहाँ पर पता चला कि कैमरा का क्या फियर रहता है, कैसा रहता है। मैंने बोला ओ ये तो मतलब कुछ अलग है। धीरे 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 उसकी वर्कशॉप्स शुरू हुई। वर्कशॉप के साथ वहाँ पर सारे आर्टिस्ट के साथ एक छोटा सा गेम खेला और सारी चीज़ें शुरू हुई। फिर ऐसे ही जोड़े रहे जो राज मेरी पहली सीरियल बनी, जिसके लिए मुझे बहुत अच्छी तारीफ़ भी मिली फॉर नेगेटिव रोल। और मेरे पेरेंट्स भी खुश हो गए कि बोले नहीं है चलो कहीं पर मेरा बच्चा पहुंचा है, कहीं से कुछ शुरुआत हुई है। मैंने बोला चलो ठीक है। तो ऐसा मेरा JRR का सफ़र रहा है और एक्सपीरियंस एक नंबर। मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि अगर कुछ भी मैं सिखाऊँ ना तो वहाँ के सारे एक्सपीरियंस के साथ सिखाऊँ। राइट। तो ये बात तो हो गई आपके डेब्यू शो की, लेकिन ये 5 टाइटल, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, मिस्टर अहमदाबाद, मतलब मैं तो भूल चुकी हूँ बाकी के भी। तो ये 5 टाइटल्स की क्या कहानी है? ये जैसे ही जोड़े रहे जो राज मेरा चल रहा था, पैरेलली उस टाइम पे ना मॉडलिंग के लिए भी ना बहुत ऐसा था कि यार एक्टर के साथ ना मॉडल भी जुड़ता है, तो यार मॉडलिंग भी करना चाहिए उस टाइम पे। मैंने बोला चलो मॉडलिंग करते हैं। तो एक ऐसा रियलिटी शो था लाइक रोडीज और स्प्लिट्सविला के टाइम पे ना एक और शो था जो ऑन एयर कभी गया नहीं। अच्छा। हाँ, एक फैशनिस्टा करके नाम था।
वो बेसिकली ऐसे ही डिज़ाइन किया गया था कि रोडीज़ में जैसे स्प्लिट्स वाला में जैसे होता है, रोडीज़ में जैसे Tasks होता and है all. टास्क करो, मॉडलिंग करो। हालांकि रोडीज़ में ये होता है कि टास्क करो, स्प्लिट्स वाला में ये होता है कि सिर्फ टास्क करो। लेकिन यहाँ पर ऐसा उन्होंने डिज़ाइन किया था कि आपको टास्क भी करना है, साथ में आपको मॉडलिंग भी करना है। अच्छा। तो वहाँ पर मैं ज्वाइन इन हुआ, वहाँ पर मैंने अपना नाम दिया। तो वहाँ पर मेरा ऐसा पता नहीं मैं क्या बोलूँ, मतलब ऐसा गॉड ग्रेस था कि ऐसा प्रकोप गिरा कि मैं वहाँ पर गया, अपना इंट्रोडक्शन मैंने शुरू किया। पहला राउंड क्लियर, दूसरा राउंड क्लियर, तीसरे राउंड पे जैसे ही फाइनल्स सारे आ रहे थे, सारे टास्क होना, ये सारी चीज़ें, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि चलो मैं रोडीज़ में हूँ, मैं रोडीज़ में आया हूँ और रोडीज़ में परफॉर्म करना है। तो परफॉर्मेंस के साथ साथ मैं गया और वहाँ पर मॉडलिंग के साथ साथ आपका इंट्रोडक्शन, आप कैसे प्रेजेंट करते हो। तो वहाँ से एक मेरा सफ़र शुरू हुआ था मॉडलिंग का। और मुझे नहीं मालूम था, फाइनल फिनाले आ गया और फिनाले पे प्रिंस नरूला जो ओजी है रोडीज़ के, वो आए। मैंने बोला भाई साहब, और मैं बहुत नर्वस हो गया था यार, फिनाले है और 20 कंटेस्टेंट हैं, उसके अंदर से आज जीतेगा नहीं जीतेगा, क्या है क्या नहीं पता नहीं, पर मेरा इतना था कि कुछ भी हो जाए अपना बेस्ट देना है, और चाहे लोगों की नज़र में मैं रहूं या ना रहूं, पर बातें मेरी रहनी चाहिए। तो बस मैंने परफॉर्म किया, मैंने अपना रैंप वॉक दिया, मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। इंट्रोडक्शन मेरा बहुत ही उस वक्त बोलते ना रंगलो जैसा था। बेसिकली रंगला एक अलग ही स्ट्रीट प्ले जो होता है, रंगला और रंगली, उस फॉर्म में मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था। और वहाँ से फिर फाइनल ख़त्म हुआ, फिनाले में रिज़ल्ट की बारी थी। तो रिज़ल्ट में क्लियरली मैं सेकंड रनर अप आया था। लेकिन मुझे वहाँ से फिर जजेस से पता चला कि प्रिंस नरूला वाज द पर्सन जिन्होंने बोला था कि इस बंदे को जिताना। और पूरा जैसे ही मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने बोला तू एक्टर है ना? मैंने बोला हाँ। बोलो वो दिखता है तेरे चेहरे पे, तू जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, जिस तरीके से तू अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है, वो दिखता है तेरे चेहरे पे। मैंने बोला थैंक यू सो मच सर। फिर वहाँ पर वो जो मुझे हिम्मत मिली कि नहीं यार, मॉडलिंग और वो चीज़ जीतना, वो मेरा पहला टाइटल था एज अ मॉडल। उसके बाद से मैंने वापस से पेजेंट्स दूसरे वगैरह में। पेजेंट्स पे ट्राई किया और बस ऐसे ही करते करते मैं 5 टाइटल्स विनर हो गया। तो अपने हैट्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे प्रोडक्शन के साथ भी काम किया है, तो कितने टोटल शोज़ किए आपने? मैंने 4 शो किए हैं, 4 डेली सोप, जिसमें से 2 गुजराती हैं और 2 हिंदी शो हैं। तो कितना डिफरेंट होता है हिंदी शो और एक गुजराती शो, लाइक प्रोडक्शन वगैरह में कुछ फ़र्क जो आपने नोटिस किया हो? प्रोडक्शन वाइज बहुत ही अलग रहता है। गुजरात में गुजराती का शूट जिस तरीके से होता था, तो उसमें बहुत सारी जगह पर ना ऐसे रोक दिया जाता था, कहीं 1 कैमरा, कहीं 2 कैमरा। बट जैसे आप हिंदी प्रोडक्शन में आते हो या हिंदी के लिए आप कुछ काम करते हो, तो वहाँ का ना पूरा सिनेरियो अलग होता है। वहाँ की टेक्निकल टीम इतनी स्ट्रांग होती है कि जैसे आपको पता चला कि यार यहाँ से सीन शिफ्ट करना है, आपको कमरे वाला सीन करना है, तो वहाँ पर उनका टाइम ऐसे विदिन 5 to 10 मिनट्स में वो लोग कर देते हैं। यूजुअली गुजराती में वो चीज़ एकदम हल्लू हल्लू आराम से एकदम शांति से होता है कि यार हाँ ना करते हैं ना, वो ऐसा खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद जब पेट भर जाता है ना, Sweet चाहिए होता करते है ना कुछ। यार हाँ, तो वो चीज़ हो जाती है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। हालांकि काम करने का तरीका भी दोनों जगह का बहुत अलग रहता है। यूजुअली सारी चीज़ें सिमिलर रहती है। गुजराती में ओटी ज़्यादा होते हैं, हिंदी में ओटी बहुत कम होते हैं। ज़रूरत पड़ने पर ही वो ओटी का इस्तेमाल होता है, अदरवाइज़ नहीं होता। ओके। Yes. तो 2 शोज़ जो आपने बताया कि आपने हिंदी में किए थे, वो कौन से थे, उसके बारे में थोड़ा आप बताइए। एक कुछ रीत जगत की ऐसी है, हेड्स ऑफ प्रोडक्शन का, और एक काक भूसुंडी रामायण जो अभी हालांकि डीडी नेशनल पर चल रही है, एंड वो था सागर वर्ल्ड प्रोडक्शन का। कुछ रीत का ना कुछ अलग ही एक्सपीरियंस रहा है मेरा। यूजुअली जब मैं अहमदाबाद में था और दिवाली का वक्त था, तो दिवाली के दौर पे मैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ऐसे मस्त एंजॉय कर रहा था। तो अचानक से एक फ़ोन आता है मेरे फ्रेंड को कि यार एक ऐसा कोई बंदा है क्या
जो भाई का कैरेक्टर कर सकता हो या एकदम क्यूट हो। बोले हाँ है ना, अपना मीत ही है। अब ये कौन थे? तो बोले जहाँ पर मैंने अपना पहला शो किया था, जोड़े रहे जो राज, अच्छा। वहाँ पर एक असिस्टेंट थे, मनीष जी करके, मनीष जी नाम है। और उन्होंने फ़ोन किया था मेरी बेस्ट फ्रेंड को, मिताली गोरडिया करके। तो मिताली ने ऐसे तुरंत बोला हाँ है ना, अपना मीति तो है। बोले क्या बात करिए, वो तो सीरियल कर रहा था ना, तब मेरी मान्यता सीरियल चल रही थी। बोले नहीं, उसका सीरियल ख़त्म हो चुका है, मतलब उसका भी ट्रैक नहीं चल रहा है। बोले क्या बात कर रहा है? बोले हाँ। तो कट्टू मुझे फ़ोन आता है कि यार तेरी प्रोफाइल भेज, अभी एक ऐसा क्यूट बॉय चाहिए जो हिंदी शो खेला। मैंने बोला ओके डन। मैंने अपना प्रोफाइल भेज दिया। दूसरे दिन मुझे तुरंत ऑडिशन आता है कि आप ये ऑडिशन मुझे रिकॉर्ड करके भेजो। मैं अपने दोस्त के घर पे जाता हूँ, वो मुझे रिकॉर्ड करके देता है और भेज देते हैं। विद इन 1 घंटे के अंदर मुझे ऐसा रिप्लाई आता है ओके। मैंने बोला कोई चेंजेस या ऐसा कुछ हो तो मुझे बताना। नहीं कुछ नहीं है, ओके। मैंने बोला ओके। तो मैं बस ऐसे वेट कर रहा था क्या था, और अचानक से मुझे रात को तकरीबन 12:45-1 बजे ऐसा मैसेज आता है कि कल लुक टेस्ट है तो आ जाना। अब मैं था अहमदाबाद, दिवाली का वक्त, और मैं बोले यार मैं कैसे जाऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। शिफ्ट थी 7 बजे की। मैंने बोला नहीं कुछ करते हैं। तो मैं घर पे बिना बताए मैं निकल गया था। सुबह 5 बजे कर्णावती पकड़ी, मैं मुंबई आया। मुंबई आके फ्रेश हुआ, सीधा मैं सेट पे गया, लुक टेस्ट किया। वहाँ पर मैंने 3 बार अपना ऑडिशन दिया। फर्स्ट ऑडिशन में सर वॉज क्लियर कि हाँ ये ही चाहिए और कोई नहीं। पर वो मेरा ऐसा था कि नहीं यार दूसरा ट्राई करते हैं, तीसरा ट्राई करते हैं, कुछ अलग। तो वो नर्वसनेस थी, मुझे अभी भी नहीं मालूम था कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने बोला चलो ठीक है, वो दे दिया। 1 दिन गया, 2 दिन गया। अब ना ये यूजुअली ऐसा होता है कि यार लुक टेस्ट होने के बाद और जैसे ही अपने कुछ ऑडिशन देते हैं ना, तो वो इतनी जल्दी रिस्पॉन्ड होता नहीं है। और फिर जैसे जब रिस्पॉन्ड होता है तब मेरा ऐसा था कि यार सर मुझे थोड़ा बता दो अर्ली, अगर आप जल्दी बता दोगे तो मुझे पता चलेगा कि मैं अहमदाबाद जाऊँ कि नहीं जाऊँ। मैं लाया था 2 दिन के कपड़े, अब आप बोल रहे हो कि 4 दिन रुकना पड़ेगा। मैंने बोला यार क्या करूँ, चलो ठीक है रुक लेते हैं। तीसरे दिन पे मैसेज आता है। कहाँ रुके थे आप? मैं इधर ही अपना कांदीवली में एक 1 आवर के, मैंने बहुत पहले जब कर लिया था तब वो रेंट पे यूजुअली चल ही रहा था, मैं रह ही रहा था। तो वहाँ पर मैं आया था 4 दिन के लिए। मैंने बोला चलो ठीक है देखते हैं। फिर मैं ऐसे ही मॉल में बैठा था, इन्फिनिटी मलाड के, और वहाँ पर ऐसे मैसेज आता है कुलदीप जी का, कुछ और मत लेना, चैनल के साथ बात चल रही है। मैंने बोला अरे ओके ठीक है। मैंने बोला ओके। तो मतलब ऐसा था कि यार मैं हूँ नहीं हूँ क्या है। फिर वापस से 10 मिनट के बाद कुलदीप जी का यू आर फाइनल ओके। वाओ। मैंने बोला क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ। और मैं तो मतलब खुशी से पागल हो गया था, लेकिन मैंने घर पे नहीं बताया था। घर वालों के लिए तो ऐसा ही था सरप्राइज कि यार तू क्यों जा रहा है। पापा बोले मत जाना यार, अभी दिवाली करने के लिए तू आया है तो दिवाली सेलिब्रेट करते हैं ना, फिर चले जाना, और ऐसा इतना अर्जेंट वाला कोई काम ना हो तो जाने दो। मैंने बोला नहीं पापा, बहुत मुश्किल से जिस चीज़ का हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, बचपन से जिस चीज़ के लिए हम इतना काम कर रहे थे, वो फाइनली उसका एक स्टेप मुझे मिल रहा है, तो मुझे जाने दो यार। तो बोले नहीं, तो अभी भी मैंने उनको क्लियर नहीं किया था। मैं गया, ऑडिशंस क्रैक किया, उसके बाद लुक टेस्ट, फिर वर्कशॉप हुई। जेडी सर हमारे सामने बैठे थे और इतने बड़े नोन आर्टिस्ट हैं। मैं तो मतलब देख के पागल हो गया। मैंने बोला ओ भाई साहब ये तो कुछ नया था। मतलब जेडी सर, जेडी मजेठिया, जिनको हमने बचपन से देखा है खिचड़ी में और बहुत सारी सीरियल्स में, और उनको देखा है, उनके बारे में काफ़ी सुना है, और ऐसा भी मैंने सुना था कि यार उनके प्रोडक्शन में एक बार काम करना, मेरा ऐसा था। गॉड ग्रेस, ऊपर से ऐसे ही तथास्तु बोल दिया, और मैं उनके वर्कशॉप पे, उनकी ऑफिस पे बैठा था, और फिर ऐसे ही वर्कशॉप शुरू हुआ। वर्कशॉप किया, वर्कशॉप के साथ साथ फिर हम लोग ऑन फ्लोर गए। वो फ्लोर का तो मज़ा ही कुछ और था। मतलब पहले मुझे ऐसा नर्वस, मैं बहुत नर्वस हो गया था। इतने बड़े आर्टिस्ट जिनको हमने फिल्म में देखा था, कहीं कोई कमांडो की फिल्म में, एक दादाजी जगत रावत जो बहुत ही बड़े एक्टर्स हैं, जान खान, मीरा देवस्थले, सेजल शाह, धर्मेश व्यास, जो मतलब ऐसे बड़े नाम थे। तो मैं ना ऐसा थोड़ा ये हो गया कि यार ये मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ।
तो मतलब पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन मैं वो नर्वसनेस में ना इतना नर्वस हो गया कि मैं अपने कैरेक्टर पे परफॉर्म नहीं कर पाया था। तो मतलब ऐसा था कि यार क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। फिर चौथी बार मैं ना डायरेक्टर सर ने बोले इधर आ, क्या क्या दिक्कत क्या है, मैं तेरे को डांट रहा हूँ। मैंने बोला नहीं सर। मैं तेरे को मार रहा हूँ। मैंने बोला नहीं सर। मैं गाली दी। मैंने बोला नहीं सर। इतना अच्छे से समझा रहा हूँ। बोला हाँ सर। तो करना क्यों नहीं कर रहा है। मैंने बोला ठीक है सर, हम कल से करेंगे, पक्का करेंगे। और वो बोलते हैं ना कि मतलब एक डायरेक्टर का जो एक बॉन्ड होना चाहिए एक एक्टर के साथ, कि यार एक बार अगर एक्टर और डायरेक्टर का बॉन्ड बैठ गया, उसके बाद ना आप इतनी अच्छी तरीके से परफॉर्म करते हो, इतनी अच्छी तरीके से उसमें आपका निखार आता है कि आप मतलब देखते रहोगे कि यार देखते ही देखते ना वो चीज़ पूरी चेंज हो जाती है। और वो वहाँ पर मैंने फील किया। मतलब मेरा पहला प्रोजेक्ट था, बट टच वुड इतना मस्त, इतनी अच्छी टीम थी। चाहे आप एक्टर्स ले लो, आप टेक्नीशियन ले लो, आप डायरेक्टर ले लो, प्रोडक्शन हाउस इतना अच्छा था कि सब लोग ने बहुत सपोर्ट किया था। और सब लोग का ऐसा था कि यार नहीं, ये एक अच्छी टीम है, हम इसे अच्छे से प्रेजेंट करेंगे। और मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने अपना करियर उसमें एज अ मेरा पहला डेब्यू, मैं खुश हो गया कुछ रीत जगत की। और जब वो बोलते ना गूगल पे सर्च करने के बाद वो जब नाम आता है ना, मैंने बोला हाय, ये आधा सपना तो मेरा यहाँ पे ख़त्म हो गया। उन्होंने नहीं, अब करेंगे। आपने इतने सारे अभी डेली सोप्स किए हैं, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है आपका। लेकिन जब कोई इंडस्ट्री में आना चाहता है ना, तो एक एटीट्यूड के साथ काफ़ी लोग आते हैं कि मुझे स्टार बनना है, सीरियल वीरियल तो नहीं करना है, मुझे बड़े पर्दे पे आना है। आपका ऐसा कोई इंस्पिरेशन रहा है कि यार शाहरुख खान जैसा बनना है, या ऐसे कोई एक्टर जिसको आप देख के आपको है कि यार ऐसा करना है? मेरे ना मतलब दो बेस्ट OGs हैं। मनोज बाजपेयी, जो मतलब जिनको कौन नहीं जानता है, उनको सब जानते हैं और एक्टिंग के बेताज बादशाह है। और के मैनन, जिस तरीके से वो हर रोल को, हर बोलते हैं ना हर कैरेक्टर को जैसे वो खा जाते हैं। मतलब ऐसा होता है कि यार ऐसा कोई मौका या ऐसा कोई रोल मिलना चाहिए कि हर हम ऐसा परफॉर्म करें। मनोज बाजपेयी को ले लो, मतलब भले वो बंदा अकेला जब वो स्क्रीन पे होते हैं ना, आई शपथ आपकी नज़र नहीं हटेगी, कितने भी एक्टर्स क्यों ना हो, लेकिन जब वो ऑन स्क्रीन होते हैं, अगर वो अकेले होंगे या ग्रुप में होंगे, पर उनसे आपकी नज़र नहीं हटेगी कभी नहीं। तो मतलब ऐसे और भी बहुत से लोग हैं, जैसे कि नवाजुद्दीन हो गए और पंकज त्रिपाठी सर हो गए। मतलब ये सारे तो आप बेसिकली एक्टर देखते हो, आप स्टार नहीं देखते हो। एग्जैक्टली, बेसिकली ये सारे के सारे ना थिएटर से जुड़े हुए हैं। इनका प्लस पॉइंट ये है कि ये सब थिएटर से, और थिएटर ना वो दिखता है चेहरे पर, नहीं है मतलब ऐसा नहीं होता कि यार एक्टर, बट पीछे उनकी क्या मेहनत है, वो कैरेक्टर को किस तरीके से बनाते हैं, उनका कैसा प्रेजेंस रहता है, वो पूरी जो मैनरिज्म होती है ना, आपको एक सेकंड के लिए भी ऐसा थॉट नहीं आएगा कि यार नहीं, ये कैरेक्टर पर फिट नहीं हो रहा। उनको जिस भी ग्लास में आप, वो बोलते हैं ना पानी होता है, आप जिस भी ग्लास में डालो या कैसे भी डालो, वो उसमें वो ढल जाता है। पर वो बेस्ट है। मतलब मैं उनसे काफ़ी इंस्पायर भी हुआ हूँ। और मेरा ऐसा था कि यार नहीं, मैं NSD भी ज्वाइन करूँगा, पर NSD में मैं नहीं सेलेक्ट हो पाया था। उनकी एक 3 बेसिकली स्टेज होते हैं, तो वो स्टेज पे मैं पहले स्टेज पे रिटन होता है और प्रैक्टिकल्स होते हैं। प्रैक्टिकल्स क्लियर करने के बाद आपको इम्प्रोवाइजेशन आता है, उसके बाद आपका फिज़िकल टेस्ट होता है, और ये सारी प्रोसेस रहती है। अच्छा। तो वो भी एक NSD और FTI अकेले रहता है। तो मैंने कोशिश की थी, मैंने बोला नहीं यार, अब जब यहाँ पर इतना है तो लेट्स गो विद फ्लो। करेक्ट। जो होता है देखा जाएगा। तो यहाँ पे जैसे आप बहुत एक्टर ड्रिवन हो, बट जो 99% लोग आते हैं वो स्टारडम देख के आते हैं। एग्जैक्टली। एंड विथ क्राफ्ट सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है मार्केटिंग, PR और ये सारी चीज़ें, क्योंकि अगर आप दिखोगे नहीं तो आप बिकोगे नहीं। एग्जैक्टली। हैविंग सेड दैट, सोशल मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड इंस्टाग्राम आज की तारीख में बहुत लोग जज करते हैं। What's your take on that? ये मुझसे बेहतर कौन जान रहा है। बेसिकली पहला ऐसा दौर था जहाँ पर सिर्फ आपकी IMDb प्रोफाइल देखी जाती थी, या ऐसा था कि नहीं यार आपके टैलेंट पे हम आपको कास्ट करेंगे या ये।
पर ये टिकटॉक, ये एमएक्स प्लेयर के जो भी फालतू से जो ऐप आए थे, उस पे जो लोग नाच नाच के, जिन्होंने इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर्स बढ़ा दिए हैं। हालांकि वही चीज़, टिकटॉक बंद हो गई, ये एमएक्स टकाटक जो था वो बंद हो गया, तो इंस्टाग्राम ने अपना एक नया फीचर निकाला जहाँ पर आप रील्स बना सकते हो। तो टिकटॉक वालों को जो प्लेटफॉर्म चाहिए था वो आपने इंस्टाग्राम पर दे दिया। वो जोश भी था एक ऐप बीच में। तो ये सारी एप्लीकेशंस ऐसी हैं जहाँ पर आप ना अपना ये रील्स बना बना कर डाल के अपने आप को ऐसा इन्फ्लुएंसर या ऐसा अपने आप को कंटेंट क्रिएटर बना सकते हो। तो उस दौर पर ऐसा था कि हाँ यार चलना, मेरे लिए ऐसा था, मेरे को इसमें पढ़ना ही नहीं है। लेकिन आज वही चीज़ों को ना दोहराया जा रहा है, बोले नहीं IMDb ना, अगर आप कहीं पर कास्ट हो रहे हो या कहीं पर आपको अगर पूछा जाता है, हालांकि मेरे साथ ही ऐसा हुआ था कि अभी कुकू FM ना, कुकू FM है, फिर वर्टिकल सीरीज़ है, वो बहुत चल रही है। अब बेसिकली उस चीज़ के लिए ना वो लोग नोन फेस ले रहे हैं। अब नोन फेसेस के लिए कैसा है, उनका सीधा डिमांड यही होता है कि कुकू FM पे लीड रोल है सर, आप करोगे? मैंने बोला हाँ। इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं? मैंने बोला इतने फॉलोअर्स हैं। बोले सर सॉरी पर 100 के 50 के तो मिनिमम होना चाहिए। मैंने बोला उसके बेस पर आप एक्टिंग जज कर रहे हो? मतलब क्या चाहते क्या हो? या तो आप हमारी ऑडियंस लेना चाह रहे हो, या तो फिर ऐसा प्रिटेंड करना चाह रहे हो कि नहीं हम कुछ अलग करना चाहते हैं। हालांकि ये चीज़ होती भी नहीं है। यही चीज़ फिल्म में भी चलती है। आप अगर उसमें कोई छोटा सा कैरेक्टर अगर आप देख लो तो अभी तो सारे इन्फ्लुएंसर्स आ रहे, छोटे छोटे रोल्स कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि इन्फ्लुएंसर्स को या जितने भी अपने ये कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको आप OTT प्लेटफॉर्म्स पे या वेब सीरीज़ पे या कहीं पर भी आप अगर देखते हो, आपको 50% ऐसे लोग मिलेंगे, 50 to 70% जो ऐसे ही आ जाते हैं जिनको कुछ समझ नहीं होती है। तो मतलब मेरा ऐसा होता है कि यार अगर आपको फॉलोअर्स चाहिए तो हम लोग अपने फेक फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं। टैलेंट मत देखो, फेक फॉलोअर्स देख लो। अच्छा हाँ 100 के फॉलोअर्स हैं, चलो हाँ ठीक है इनको बुलाते हैं। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो अभी बीच में तो ये आया था कि नहीं, जिनके ब्लू टिक हो ना सिर्फ उनके साथ ही हम काम करते हैं। अच्छा ये भी आया था। हाँ, तो कोई पैसे तो ब्लू टिक अब तो मतलब इंस्टाग्राम बोल रहे हैं कि भाई अब खुद तुम हमको पे करो 600 रुपये महीना, हम आपको ब्लू टिक देंगे। पहले ऐसा होता कि नहीं वेरीफाइड बैच वालों के साथ ही हम ना ऐसे करते हैं। मैंने बोला यार क्या नई नई चीज़ें लेकर आ रहे हो। अब मैं इतना सोशली नहीं हूँ कि मैं मतलब सोशल पे हाँ थोड़ा बहुत काम होता है वो मैं डाल देता हूँ, बट आज के जनरेशन में आज के दौर के लिए यस सोशल मीडिया बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग उसके ऊपर ही आपको एग्जैक्टली उसके बेस पर ही आपको जज करते हैं। भले आपने कुछ काम किया हो नहीं किया हो कोई मायने नहीं रहता है। आपने कोई भी कंपनी को या किसी भी कास्टिंग में आपने बोला कि मेरे 100 के फॉलोअर्स हैं, तो वो तुरंत बोलेगा अच्छा ठीक है सर, तो एक काम करना अपनी प्रोफाइल मुझे सेंड कर देना। प्रोफाइल में होता क्या है, तो बोले इंस्टाग्राम का प्रोफाइल होता है, नाम और ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स और फोटोशूट्स, बस। मुझे ट्राई करना चाहिए। एग्जैक्टली मतलब मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये लोग काम दिखते ही नहीं है। और इसी के बेस पर आपको फिल्म, इसी के बेस पर वेब सीरीज, म्यूजिक एल्बम, ये सारी चीज़ें मिलती है। विच इज अब क्या ही बोले, अब हो चुका है तो हो चुका है, करना पड़ेगा अब सैडली जो हाँ, ट्रेंड है। मतलब यही वो होता है ना कि ट्रेंड को फॉलो करो, गो विद द ट्रेंड, बस उसी ट्रेंड पे हमें भी चलना है। तो अब मैं भी सोच रहा हूँ कि अपने इंस्टाग्राम पे थोड़ा ऐसा सोचना शुरू कर दो, क्योंकि वो सोच में ही हो जाता है। मैंने कितने फ्रेंड्स ने पता, मैंने सबको बोला था यार करो करो, नहीं किया, लोग ने आज घर बना लिए, जो कर रहे थे। इंस्टाग्राम के बेस पर से लोगों ने घर बनाए हैं। बीच में वो थी ना एक कंटेंट क्रिएटर अंजलि करके, ओ भाई साहब कंटेंट में कोई दम नहीं, जो दिखाना है दिखाओ, इंसान को ऑडियंस को एंटरटेन करो, बात ख़त्म। लेकिन उसमें उसी बेस पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये अपने लिए फालतू है, ये अपने लिए बहुत ही नौसिखी जैसी चीज़ें हैं, पर उसके लिए वो अर्निंग है और उसी के बेस पर उसने घर ले लिया। मतलब ऐसे इंस्टाग्राम भी अब आपको पे करता है इफ़ आपके जेन्युइन फॉलोअर्स होते हैं तो। पर यही इसी मीडिया के दौर में लोग इतने पागल हो जाते हैं। अभी बीच में केस आया था कि
वो बंदा ना जिमोहॉलिक था, वो काम कर रहा था अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, फॉलोअर्स बढ़े नहीं तो उसने सुसाइड कर लिया। एक और लड़की का भी आया था, निशा अग्रवाल। तो ये चीज़ें ना बहुत हाइप करती है लोगों को। आज के दौर में जितने भी आज के जनरेशन्स के लोग हैं उनको ना ऐसा होता है कि हाइप, यार कुछ भी करो सीधा सोशल मीडिया पे डालो, मैं यहाँ जा रहा हूँ, नहीं भी कर रहे तो भी किसी और का लेके डालेंगे दिखाने के लिए। बोले कि नहीं, बिकॉज शो ऑफ की जर्नी है, शो ऑफ की जिंदगी चल रही है, शो ऑफ करोगे तो ही लोगों को पता चलेगा कि नहीं यार तुम कुछ कर रहे हो। करेक्ट है। मतलब मुझे पर ये चीज़ एक साइड से आप देखने जाओ ओके प्लस पॉइंट है, चलो हाँ ठीक है, नाम बनाओ, काम करो, अग्री, पर यही चीज़ का असर भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। वो तो सबका प्रो एंड कॉन। एग्जैक्टली, पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज़ में होता है। इसमें इतना हद तक का है कि अगर आपने अटेंशन नहीं दिया ना तो लोग पागल हो जाता है। बोले मेरे फॉलोअर्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, मेरी ये चीज़ क्यों नहीं हो रही है, लोग उसमें सुसाइड कर लेते हैं, विच इज़ ऑल्सो रॉन्ग। तो मतलब हाँ ठीक है यार, मतलब मैं इतना ही बोलूँगा कि यार सोशल मीडिया को इतना ज़्यादा दिमाग में मत हो रहा। हाँ हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा है ठीक है, आपको अपने टैलेंट पर, आपको अपने काम के वजह से लोग जानने चाहिए। ऐसा नहीं कि यार फॉलोअर्स होने चाहिए ये, हाँ ठीक है वो ज़रूरत है, पर इतनी भी नहीं कि यार आप उसके बिना रह ना पाओ। धीरे धीरे होगा, बस यही। तो मतलब मैं भी सोच रहा हूँ, सोचना ही, मैं भी अब कोशिश करूँगा कि मैं भी अपने फॉलोअर्स बढ़ाऊँ, फेक नहीं जेन्युइन। लेट्स सी, कंटेंट डालोगे तो अपने आप ऑडियंस आएगी। रही बात सारे एक्टर्स की, हमने कर ली है, ऐसी कौन सी एक्ट्रेस है जिसके साथ आप स्क्रीन स्पेस शेयर करने का एक ड्रीम रखते हो? बॉलीवुड या बॉलीवुड? बॉलीवुड में तो ना मतलब ऑब्वियसली मुझे ना साउथ के फिल्म्स, रकुल प्रीत बहुत पसंद है। मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा मौका मिले कि रकुल प्रीत जी के साथ मैं एक बार अपनी स्क्रीन शेयर करूँ बस। मतलब ऐसे ऐसे बहुत से आर्टिस्ट हैं, मतलब साउथ के ना मोस्टली आर्टिस्ट ऐसे हैं कि यार वो बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत डाउन टू अर्थ। आप उनके साथ बात करो, आप उनके साथ मतलब वो क्लियरली आपके साथ बात करते हैं, क्लियरली आपको एंटरटेन करते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसी कोई हाइट्स नहीं है कि यार नहीं करना, कोई एटीट्यूड है, कुछ नहीं, बेस ज़मीन से जुड़े हुए हैं। बस ऐसा मैं चाहता हूँ कि यार मैं काम करूँ फ्यूचर में। लेट्स सी, फिर देखते हैं ऊपर वाले की करामत कैसी है। चलो सीरियस बात है तो हमने बहुत कर ली। अभी हम करते एक फन रैपिड फायर राउंड। ओके, सो लेट्स बिगिन द रैपिड फायर। श्योर। थिएटर और ऑन कैमरा? थिएटर। अगर आपको अपनी लाइफ का एक हैशटैग बनाना होता तो क्या होता? #सर्वाइवर। आपको थिएटर की दुनिया में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का मज़ा आता है, एक्टिंग, राइटिंग या डायरेक्शन? एक्टिंग। आपका फेवरेट OTT प्लेटफॉर्म कौन सा है? नेटफ्लिक्स एंड अमेजोन। 5 टाइटल जो आपको मिले उसमें से सबसे फेवरेट टाइटल कौन सा आपका? मिस्टर अहमदाबाद। योर फेवरेट शो फ्रॉम द वर्क दैट यू हैव डन? कुछ रीत जगत की ऐसी है। अगर आपको एक दिन के लिए कोई और बनना हो तो आप कौन बनते? कौन बनता उससे बेटर है मैं 10 साल पुराना वाला मीत बनता, जो अपने आप को ऐसा हौसला देता कि नहीं मैं जो कर रहा हूँ वो सही है और एक दिन तो कामयाबी मिलनी है। ओके, बॉलीवुड, टॉलीवुड या हॉलीवुड? टॉलीवुड। आपके लिए एक्टिंग या राइटिंग में से कौन सा स्किल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? ऑब्जर्वेशन एंड इमेजिनेशन। व्हाट्स द आइडिया ऑफ परफेक्ट वीकेंड? परफेक्ट वीकेंड के लिए बस सुबह उठो, फैमिली के साथ बाहर जाओ और उनकी मर्ज़ी के मालिक बन जाओ, बस। Okay, it was indeed a fast rapid fire and thank you so much for coming, Meet. काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। Thank you so much.